नमस्कार छात्रों, मेरा नाम जिगर शुक्ला है और मैं आपका यजुर्वा एकेडमी के चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हम लोग कंपोजिट हिंदी वालों के लिए चैप्टर 5 करने वाले हैं। 10th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल रहेगा ये चैप्टर। चैप्टर 5 है अनोखे राष्ट्रपति और इनको जो लेखक हैं, जो लिखने वाले हैं, उनका नाम है महादेवी वर्मा। जो राष्ट्रपति थे राजेंद्र बाबू, उनके बारे में ये पूरा का पूरा चैप्टर है। उनके बारे में हमें थोड़ा सा संस्मरण है। ये महादेवी वर्मा का एक संस्मरण मतलब एक कोई इंसिडेंट है जो इनको और राजेंद्र बाबू को जो है वो जोड़ता है, तो उनके बारे में ये पूरा का पूरा चैप्टर है। चलिए तो शुरू करते हैं फिर इस चैप्टर को। राजेंद्र बाबू को मैंने पहले एक सर्वथा गद्यात्मक वातावरण में ही देखा था, परंतु उस गद्य ने कितने भावात्मक क्षणों की अटूट माला गूंथी है, यह बताना कठिन है। तो राजेंद्र बाबू को किन्होंने महादेवी वर्मा ने सबसे पहले एक सर्वथा यानी एक जो गद्यात्मक वातावरण है, यानी जहाँ पर लिखा पढ़ी का काम ज़्यादा होता है, जहाँ पे लिखते हैं लोग, ऐसे वातावरण में देखा था। लेकिन उस गद्य ने यानी उस पैराग्राफ ने कितने भावात्मक यानी कितने फीलिंग से रिलेटेड मोमेंट, क्षण यानी मोमेंट की अटूट माला, ऐसी माला जो टूटे नहीं उसको अटूट बोलता हूँ, उसकी माला गूंथी। यानी कि उनको वो जब मिले हैं तो उन्होंने किस तरह से फीलिंग्स को उनके अंदर भरा, ये बताना बहुत कठिन है। तो लेखक बोलता है कि उन्होंने जिस तरह से मेरे अंदर भावों की उत्पत्ति की और जैसे उन्होंने माला को बांधा, वो बताना बहुत ही मुश्किल है। मैं प्रयाग में BA की विद्यार्थी थी। महादेवी वर्मा है वो प्रयाग, आपको पता यूनिवर्सिटी, वहाँ पे वो BA पढ़ रही थी। उस टाइम पे स्टूडेंट थी BA की। और शीतावकाश में घर भागलपुर जा रही थी। तो जब सर्दियों की शीतावकाश यानी सर्दियों की छुट्टियों में वो अपने घर भागलपुर जा रही थी। पटना में भाई से मिलने की बात थी, तो पटना में इनका भाई को मिलने आने वाला था। अतः स्टेशन पर ही प्रतीक्षा के कुछ घंटे व्यतीत करने पड़े, तो इसलिए वो स्टेशन पर ही इंतज़ार के लिए कुछ घंटे वहाँ पे बिताने पड़े उनको। स्टेशन से एक और 3 पैरों वाली बेंच पर देहातियों की वेशभूषा में कुछ नागरिकों से घिरे सज्जन जो विराजमान थे, उनकी और मेरी विहंगम दृष्टि जाकर लौट आई। तो स्टेशन की एक तरफ 3 पैरों वाली बेंच थी, उस पर देहातियों की वेशभूषा में, देहाती यानी गांव में जैसे लोग रहते हैं, उनकी वेशभूषा यानी पहनावे में कुछ नागरिकों से घिरे यानी कुछ लोगों से घिरे थे एक सज्जन, एक अच्छे इंसान जो विराजमान थे यानी बैठे हुए थे। यानी एक बेंच पर कोई आदमी बैठा था और उनके चारों तरफ कुछ लोग खड़े हुए हैं उनको घेर के। उनकी और मेरी विहंगम दृष्टि जाकर लौट गई। तो उनकी रैंडम, विहंगम यानी रैंडम, वो ऐसे इधर उधर देख रहा था, तो उनकी जो दृष्टि उधर जाकर वापस लौट आई। उधर देखा और फिर वापस अपने काम में या अपनी जगह जहाँ पे वो देखना चाहते थे वहाँ देखे। वास्तव में भाई से यह जानने के उपरांत कि उक्त सज्जन ही राजेंद्र बाबू है, मुझे अभिवादन का ध्यान आया। तो रियलिटी में बाद में पता चला, जानने के उपरांत यानी जानने के बाद, कि उक्त सज्जन यानी जो इंसान बैठे थे वो बेंच पर और जिन्होंने देहातियों की वेशभूषा पहनी थी, वही राजेंद्र बाबू हैं। जब ये पता चला तो मुझे अभिवादन का ध्यान आया कि मुझे जाकर उनको ग्रीट करना चाहिए, अभिवादन करना चाहिए उनको, यानी हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ऐसा कुछ बोलना चाहिए। पहली दृष्टि में ही जो आकृति स्मृति में अंकित हो गई थी, उसमें इतने वर्षों ने न कोई नई रेखा जोड़ी, न कोई नया रंग भरा है। तो उस पहली दृष्टि में, जब उन्होंने पहली बार उन्हें देखा था, लेखक ने राजेंद्र बाबू को, तो आकृति स्मृति में अंकित हो गई। तो उनकी एक आउटलाइन जो है, आकृति मतलब वैसे तो शेप होता है उनका, जो एक शेप, उनकी पर्सनैलिटी जो है वो उनकी मेमोरी में, स्मृति यानी मेमोरी में अंकित हो गई यानी छप गई। तो उसमें इतने वर्षों ने न कोई रेखा जोड़ी और न ही कोई नया रंग भरा, यानी उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए इतने सालों तक। यानी राजेंद्र बाबू आज भी वैसे ही रहता है। सत्य में से जैसे कुछ घटाना या जोड़ना संभव नहीं रहता, वैसे ही सच्चे व्यक्तित्व में भी कुछ जोड़ना घटाना संभव नहीं। जिस तरह सत्य में से ना कुछ नया जोड़ा जा सकता है और सच में ना कुछ घटाया जा सकता है, यानी सच जैसा है वैसा बोलना पड़ता है, उसी तरह से उनका जो व्यक्तित्व है यानी उनकी जो पर्सनैलिटी है, उसमें भी कुछ भी घटाया या जोड़ा नहीं जा सकता। काले घने छोटे कटे हुए बाल, यानी उनके जो बाल हैं वो काले हैं, घने हैं और कटे हुए हैं। चौड़ा मुख जो है वो चौड़ा है। चौड़ा माथा, सर जो है वो भी थोड़ा सा चौड़ा है। घनी भ्रुकुटियों के बीच बड़ी आँखें, यानी उनकी जो डेंस आईब्रोज हैं, और भ्रुकुटी यानी आईब्रोज, और उनके नीचे उनकी आँखें बड़ी बड़ी हैं।
मुख के अनुपात में कुछ भारी नाक और मुंह के हिसाब से उनकी नाक भी थोड़ी बड़ी है। कुछ गोलाई के लिए चौड़ी ठुड्डी, तो थोड़ी सी गोलाई लेकर के जो चौड़ी ठुड्डी है, ठुड्डी यानी ये अपनी चिन। कुछ मोटे पर सुडौल होठ, ओठ यानी होठ, उनके होठ जो है वो मोटे हैं पर सुडौल है यानी सही आकार में है। श्यामल झाई देता हुआ गेहुआ वर्ण, यानी उनका जो थोड़ा सा काला रंग है, श्यामल यानी काला, और झाई देता हुआ यानी थोड़ा सा लाइक ब्राउनिश कलर है उनका, एग्जैक्टली काला नहीं है। वर्ण यानी कलर। बड़ी बड़ी ग्रामीणों जैसी मूछें, और वो मूछें रखते हैं बड़ी बड़ी, जैसे गांव में लोग रखते हैं, जो ऊपर के ओठ को ही नहीं ढक लेती थी, नीचे के ओठ पर भी रोमिल आवरण डाले हुए थी, यानी जो सिर्फ ऊपर के ओठों को नहीं ढकती थी बल्कि जो नीचे के होठ हैं उस पर भी थोड़ा थोड़ा वो आवरण डाले हुए थे, यानी उसको भी थोड़ा थोड़ा ढक लेती थी। हाथ पैर शरीर सब में लंबाई की ऐसी विशेषता थी जो दृष्टि को अनायास आकर्षित कर लेती थी, यानी उनके हाथ पैर और शरीर में जो ऐसी लंबाई थी जो दृष्टि को यानी हमारी नज़र को अनायास यानी अचानक से ही आकर्षित कर लेती, यानी अट्रैक्ट कर लेती, यानी काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी थी उनकी। उनकी वेशभूषा की ग्रामीणता तो और भी दृष्टि को उलझा लेती थी, यानी उनकी वेशभूषा में जो ग्रामीणता दिखती है, यानी जो गाँव का पन दिखता कि कैसे गाँव के लोग कैसे रहते हैं वैसा, तो वो दृष्टि को और उलझा देती, यानी मेरी नज़रों को जो है ना वो उलझा देती, यानी कि वो कंफ्यूज कर देती। खादी की मोटी धोती, यानी खादी एक तरह का कपड़ा है, उसकी धोती पहनते, ऐसा फेंटा देकर बांधी गई थी कि एक ओर दाहिने पैर पर घुटना छूती थी और दूसरी ओर बाएं पैर की पिंडली, यानी कि वो धोती को इस तरह से बांधते थे कि एक तरफ का जो भाग है वो घुटने तक आता था और दूसरा जो है वो ठेठ पैर तक जाता था, पूरा नीचे तक। मोटे खुरदुरे काले बंद गले के कोट में ऊपर का भाग, तो उनका एक कोट था जो मोटा था, खुरदुरा था, यानी एकदम क्लीन नहीं था। वो कपड़े आते हैं ना खुरदुरे आते हैं, यानी कि रफ था थोड़ा सा कपड़ा, और बंद गले का कोट था, वो काला कोट और बंद गला, ऊपर का भाग जो है, और बटन टूट जाने के कारण खुला था, यानी ऊपर के भाग में बटन नहीं था इसलिए वो खुला था, और घुटने के नीचे का बटनों से बंद था, और गले के नीचे का बटनों से बंद था। सर्दी के दिनों के कारण पैरों में मोजे जूते तो थे, परंतु कोट और धोती के समान उनमें भी विचित्र स्वच्छंदतावाद था। सर्दी के दिन थे तो इस वजह से उनके पैरों में मोजे और जूते थे, परंतु कोट और धोती के समान यानी उसके जैसे उसमें भी विचित्र यानी अजीब सा स्वच्छंदतावाद था। स्वच्छंदतावाद यानी वो अपनी मर्जी से पहने थे, यानी उनका कोई तालमेल नहीं है, फैशन से कोई लेना देना नहीं है, उनको जो अच्छा लगा उन्होंने वो पहन लिया, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी पे वो सूट करता था वैसा। मिट्टी की परत से न जूतों के रंग का पता चलता था न रूप का, यानी कि जूतों पर इतनी मिट्टी लग गई है कि वो कौन से कलर की है पता नहीं है। गांधी टोपी की स्थिति तो और भी विचित्र थी, यानी जो टोपी पहनी थी उसकी हालत और अजीब थी। उसकी आगे की नोक बाई भौं पर खिसक आई थी, यानी वो जो टोपी है उनकी टेट आईब्रो तक आ गई थी, बाई यानी लेफ्ट, ठीक है, तो लेफ्ट आईब्रो तक आ गई थी, और टोपी की कोर माथे पर पट्टी की तरह लिपटी हुई थी, और जो टोपी है वो माथे पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई पट्टी लगी है, टोपी पहनी ऐसा लग ही नहीं रहा था। देखकर लगता था मानो वे किसी हड़बड़ी में चलते चलते कपड़े पहन आया, ऐसा लगता था जैसे कि वो जल्दी जल्दी में, हड़बड़ी में नहीं, जल्दी जल्दी में, जल्दबाजी में ऐसे ही कपड़े पहन के आ गए हैं। अतः जो जहाँ जिस स्थिति में अटक गया वह वही उसी स्थिति में लटका रह गया। कौन? वो कपड़े। तो इन्होंने जो कपड़े जैसे पहने वो वैसे ही रह गए। उनकी मुखाकृति देखकर अनुभव होता था मानो इन्हें पहले कहीं देखा है, यानी उनकी जो मुख की आकृति है, यानी उनका जो चेहरा है वो देखकर ऐसा एक्सपीरियंस होता था, अनुभव होता था कि उन्होंने पहले तो कहीं देखा है। अनेक व्यक्तियों ने भी उन्हें प्रथम बार देखकर ऐसा ही अनुभव किया। तो ऐसे कई व्यक्ति हैं, कैसे कई लोग हैं जो देखकर ऐसा लगता है ना हमें किसी इंसान को देख के कि शायद इसको पहले कहीं देखा है, अपना सा लगता है, तो वैसा अपनापन था उनके अंदर। बहुत सोचने के उपरांत ही उस प्रकार की अनुभूति का कारण समझ में आ सका। तो जब बहुत सोचा उसके बाद, उपरांत यानी बाद में पता चला कि आखिर ऐसा एक्सपीरियंस क्यों होता है, ये लेखक बता रहा है अपने को। उनकी पर्सनैलिटी के कारण, उनकी पर्सनैलिटी वैसी थी, सिंपल थी कि उनको देख के अपनेपन का एहसास होता था। राजेंद्र बाबू की मुखाकृति ही नहीं, उनके शरीर के संपूर्ण गठन में एक सामान्य भारतीय जन की आकृति और गठन की छाया थी। मतलब उनका सिर्फ मुख नहीं यानी चेहरा ही नहीं, बल्कि उनका जो पूरा शरीर था, संपूर्ण गठन, पूरा का पूरा जो शरीर का जो बनावट है उसमें एक आम भारतीय की आकृति थी, शेप था और उसकी छाया थी, यानी उनको देख के लगता था कि आदमी इंडियन है, ये भारतीय है। अतः उन्हें देखने वाले को
कोई ना कोई आकृति या व्यक्ति स्मरण हो आता था, इसीलिए उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि कोई ना कोई दूसरे आदमी से वो मिले हैं, ऐसे ही किसी आदमी से मिला है। और वह अनुभव करने लगता था कि इस प्रकार के व्यक्तित्व को पहले भी कहीं देखा है, और इसीलिए ऐसा लगता था कि ऐसे इंसान को और कहीं पे देखा है, क्योंकि वो आम इंसान की तरह दिखते थे, कोई ऐसी विशेष पर्सनैलिटी नहीं थी, लेकिन फिर भी अट्रैक्टिव थी, आकर्षित थी, वो आकर्षित करती थी। आकृति तथा वेशभूषा के समान ही वे अपने स्वभाव और रहन सहन में सामान्य भारतीय या भारतीय कृषक का ही प्रतिनिधित्व करते थे। यानी जैसी वो आकृति थी, उनका शेप था बॉडी का, और उनकी वेशभूषा की जैसी थी, उसी की तरह से उनका स्वभाव, यानी उनका जो नेचर था और उनका जो रहने का तरीका था, वो सामान्य भारतीय या उसके कृषक, भारतीय कृषक यानी किसान के जैसा ही था, उसी का वो प्रतिनिधित्व करते थे, यानी रिप्रेजेंट करते थे एक भारत के किसान को, आम आदमी को। प्रतिभा और बुद्धि की विशिष्टता के साथ साथ उन्हें जो गंभीर संवेदना प्राप्त हुई थी, प्रतिभा तो थी उनमें, टैलेंट था, और जो बुद्धि थी यानी इंटेलिजेंस भी था, उसकी विशिष्टता के साथ, विशिष्टता यानी उसका स्पेशलाइजेशन के साथ में, उसकी खासियत, विशिष्टता यानी खासियत, उसके साथ साथ उन्हें जो गंभीर संवेदना प्राप्त हुई, गंभीर यानी सीरियस, संवेदना यानी एम्पैथी, वो एम्पैथेटिक थे, वही उनकी सामान्यता को गरिमा प्रदान करती थी। तो इसीलिए उनका जो सिंप्लिसिटी थी, सामान्यता यानी सिंप्लिसिटी, उसको गरिमा यानी उसको गौरव देती थी। व्यापकता ही सामान्यता की शपथ है, परंतु व्यापकता संवेदना की गहराई में स्थिति बनाए रखती है। ये क्या बोल रहा है? जो व्यापकता है यानी जो विस्तृतता है, जो फैलाया है, जो कितना बड़ा है, वो सिंप्लिसिटी की कसम है। अगर आप सिंपल रहें, आप सिंप्लिसिटी की कसम खा लें, तो ही आप व्यापकता को, आप कुछ बड़ा कर सकते हैं। यानी कुछ बड़ा करने के लिए कसम क्या खानी पड़ेगी? तो सिंप्लिसिटी की कसम खानी पड़ेगी। परंतु लेकिन जो व्यापकता है, यानी कि जो कुछ बड़ापन है, जो बड़प्पन है, वो संवेदना की गहराई में स्थिति बनाए रखती है। तो जो एम्पैथी है हमारी दूसरे लोगों को लेकर के, वो उस स्थिति में हमें बनाए रखता है। यानी कि देखो, व्यापकता के लिए सिंप्लिसिटी चाहिए, कुछ बड़ा करने के लिए, बड़प्पन के लिए अपने को सामान्यता चाहिए, और व्यापकता के लिए अपने को संवेदना भी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए अपने को सिंप्लिसिटी और संवेदना की ज़रूरत है, वो ऐसा बोलना चाहते हैं, जो उनके व्यवहार में है। उनकी वेशभूषा की अस्त व्यस्तता के कारण के साथ उनके निजी सचिव और सहचर भाई चक्रधर जी का स्मरण अनायास हो आता है। तो उनकी जैसी वेशभूषा की अस्त व्यस्तता है, यानी कि वो बराबर कपड़े नहीं पहनते ना, वो अस्त व्यस्तता यानी ठीक ठाक नहीं है, वो सब इधर उधर फैला हुआ है। उनके निजी सचिव, जो उनके पर्सनल सेक्रेटरी हैं, वो हैं चक्रधर जी। ये भी बड़े लेखक है, आपने नाम सुना होगा इनका। उनका स्मरण अनायास हो आता है, तो उनकी याद आ जाती है अचानक से अपने को। जब मोजों में से 5 उंगलियां बाहर निकलने लगती, तब जूतों के तले पैर के तलवों के गवाक्ष बनने लगते। जब धोती, कुर्ते, कोट आदि का खद्दर अपने मूल ताने बाने में बदलने लगता, तब चक्रधर इस पुरातन सज्जा को लिए सहेज लेते। यानी कि वो जब मोजों की, मतलब मोजे पूरी तरह से फट जाते, 5 उंगलियां बाहर निकलने लगती मतलब, और जूते भी पूरे फट जाते, वो तलवे वगैरह निकल जाते। जब धोती वगैरह भी खद्दर अपने मूल ताने बाने बदले, उनके जो ताने बाने यानी जो जिन धागों से बना है वो धागे निकलने लगते हैं, तब चक्रधर जो है वो ये पुरातन सज्जा को यानी पुराने कपड़ों को लेकर सही लेते, तब चक्रधर जी उन कपड़ों को पहनते हैं। उन्होंने वर्षों तक इसी प्रकार राजेंद्र बाबू के पुराने परिधान से अपने आप को प्रसादित कर कृतार्थता का अनुभव किया है। यानी जो चक्रधर जी है, जो उनके पीए हैं, निजी सचिव हैं, पर्सनल सेक्रेटरी हैं, असिस्टेंट हैं, उन्होंने सालों तक राजेंद्र बाबू के पुराने परिधान यानी कपड़ों को ले करके अपने आप को प्रसादित यानी अपने आप को सजा कर कृतार्थता का, यानी कि उनको, उनके प्रति वो ग्रेटफुल रहे हैं। कृतार्थता का अनुभव करना यानी ग्रेटफुल होना। मैंने ऐसे गुरु शिष्य या स्वामी सेवक अब तक नहीं देखे, यानी ऐसा कोई गुरु या शिष्य या ऐसा कोई स्वामी या सेवक मैंने आज तक नहीं देखा। ये कौन बोल रहे हैं? महादेवी वर्मा। राजेंद्र बाबू के निकट संपर्क में आने का अवसर मुझे सन 1937 में मिला, जब वे कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में महिला विद्यापीठ महाविद्यालय के भवन का शिलान्यास करने प्रयाग आए। तो राजेंद्र बाबू के निकट संपर्क यानी ज़्यादा करीब से कांटेक्ट कब हुआ इनका, इसका लेखक का, एक्चुअली लेखिका है ये, वो सन 1937 में मिला, जब वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे और महिला विद्यापीठ जो प्रयाग है वहाँ पे आए थे। उसका शिलान्यास यानी उसकी जो इनॉग्रेशन के लिए, जब कोई मंदिर या कोई भी बिल्डिंग बनती है तो उसका शिलान्यास होता है, यानी उसकी पूजा होती है उसकी नींव रखने से पहले, तो वहाँ पे आते थे वो प्रयाग में। उनसे ज्ञात हुआ कि उनके संयुक्त परिवार में 15-16 पौत्रियाँ हैं। यानी इससे उनको पता चला
कि उनका जो जॉइंट फैमिली है और उसमें 15 से 16 जो उनके ग्रैंड डॉटर्स हैं जिनकी पढ़ाई की व्यवस्था नहीं हो पाई, यानी कि जो पढ़ नहीं पाए। मैं यदि अपने छात्रावास में रखकर उन्हें विद्यापीठ की परीक्षाओं में बैठा सकूं तो उन्हें कुछ विद्या प्राप्त हो सकेगी। तो ऐसी लेखिका सोच रही है कि वो उनको अपने छात्रावास में यानी अपने हॉस्टल में रख के और जो विद्यापीठ है, जो यूनिवर्सिटी है, वहाँ की परीक्षाओं में उसको बिठा देते, उनको विद्या प्राप्त हो सकेगी, यानी वो पढ़ पाएंगे। पहले बड़ी, फिर छोटी, फिर उनसे छोटी के क्रम में से बालिकाएं मेरे संरक्षण में आई। तो ऐसे धीरे धीरे करके पहले सबसे बड़ी वाली को लिया, फिर उसके छोटी, फिर उससे छोटी, ऐसे करके उनके संरक्षण में, उनके गार्डियनशिप में आई, उनके गाइडेंस में आई। उन्हें देखने प्रायः उनकी दादी और कभी कभी दादा भी प्रयाग आते रहे। उन्होंने देखने के लिए एक तो दादी आती है राजेंद्र प्रसाद की वाइफ, और कभी कभी दादा यानी खुद राजेंद्र प्रसाद भी प्रयाग आते रहे। तभी राजेंद्र बाबू की सहधर्मिणी के निकट संपर्क में आने का अवसर मिला। तब राजेंद्र बाबू की जो सहधर्मिणी है, सहधर्मिणी यानी वाइफ, बीवी, तो उनके निकट संपर्क में आने का अवसर मिला। किसे मिला? लेखिका को, महादेवी वर्मा को। वे सच्चे अर्थ में धरती की पुत्री थी, कि वो उन्हें देख के ऐसा लगता था कि वो इस धरती की जो है वो पुत्री, यानी वो किसान की बेटी है, ऐसा लगता था। वे साध्वी थी, यानी बड़ी अच्छे स्वभाव वाली, सरल थी, सिंपल थी, क्षमामयी थी, यानी तुरंत माफ़ कर देती थी, सबके प्रति ममतालु, यानी सबको प्यार से बात करती थी, और असंख्य संबंधों की सूत्रधारिणी थी। और ऐसे बहुत सारे संबंध, जॉइंट फैमिली है ना, तो कितने सारे लोग, अभी सोचो ना, उनके 16 ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, तो इतने सारे संबंधों को वो संभाल के रखती है। सूत्रधारिणी यानी उनको वो संभाल के रखती है। ससुराल में उन्होंने बालिका वधू के रूप में पदार्पण किया, यानी कि वो जब ससुराल में थी, ससुराल मतलब ससुर का घर, तो बालिका वधू यानी कि उनके बचपन में शादी हो गई थी, तो उन्होंने पदार्पण किया, यानी वहाँ पे अपने पैर रखे, तो बचपन में उनकी शादी हो गई थी। संभ्रांत जमींदार परिवार की परंपरा के अनुसार, संभ्रांत एक जाति बोल सकते हैं आप, तो उनके जो जमींदार हैं उनके परिवार की परंपरा के अनुसार उन्हें घंटों सिर नीचा करके एकासन बैठना पड़ता, यानी उन्हें जो है सर नीचा करके ही बैठना है उनके घर में। परिणामतः उनके रीढ़ की हड्डी इस प्रकार झुक गई कि युवती होकर भी वे सीधी खड़ी नहीं हो पाती थी। तो इसलिए उनकी जो रीढ़ की हड्डी थी वो ऐसी हो गई है कि वो जवान होने के बाद भी वो सीधी खड़ी नहीं हो पाती थी। बालिकाओं के संबंध में राजेंद्र बाबू का स्पष्ट निर्देश था कि वे सामान्य बालिकाओं के समान बहुत सादगी और संयम से रहें, कि वो जैसी नॉर्मल दूसरी बालिकाएं हैं, दूसरी बच्चियां हैं, उनके जैसे ही रहे। उनका निर्देश जो है वो स्पष्ट है, साफ साफ उन्होंने डायरेक्टिव दे दिए थे कि ऐसे ही रहना है, डायरेक्टिव दे दिए थे उन्होंने। वे खादी के कपड़े पहनती थी, खादी जो है खुरदरा कपड़ा होता है वो पहनती थी, जिन्हें वे स्वयं ही धो लेती थी। कौन? उनकी ग्रैंड डॉटर्स। उनके साबुन, तेल आदि का व्यय भी सीमित था, तो इसलिए उनका जो खर्चा था वो लिमिटेड था, सीमित था, लिमिटेड था। कमरे की सफाई, झाड़ पोंछ, गुरुजनों की सेवा आदि भी उनके अध्ययन के आवश्यक अंग थे। तो गुरु जो हॉस्टल में रहते हैं वो अपने गुरुओं का काम करते हैं, ठीक है। तो पहले का जो आश्रम व्यवस्था थी उसमें यही होता था, जो बच्चे हैं वो गुरु के साथ ही रहते थे, उनके सारे काम करते थे और उसके बदले में गुरु उनको सिखाता था। उनके खाने पीने के लिए वो भिक्षा मांग कर लाते थे, वैसा सब चलता था। उस समय स्वतंत्रता संघर्ष के सैनिकों का गंतव्य जेल ही रहता था। उस टाइम पे जो इंडिपेंडेंस के लिए लड़ते थे, स्ट्रगल करते थे, तो उनके जो सोल्जर्स हैं उनका जो डेस्टिनेशन है, गंतव्य यानी डेस्टिनेशन, वो जेल ही होता था। यानी कि जो भी क्रांतिकारी है वो फाइनली जेल में ही जाएगा। अतः प्रायः इसीलिए अक्सर किसी की पत्नी, किसी की बहन, किसी की बेटी विद्यापीठ के छात्रावास में आ उपस्थित होती, इसलिए किसी ना किसी की कोई ना कोई रिलेटिव जो है वो वहाँ छात्रावास में आ ही जाती थी, उपस्थित हो जाए, प्रेजेंट हो जाती थी। देश स्वतंत्र होने के उपरांत उनमें कुछ दिल्ली चली गई। तो जब देश आज़ाद हो गया तो उसके बाद कुछ लोग दिल्ली चले गए और कुछ विशेष योग्यता प्राप्त करने के लिए अंग्रेज़ी विद्यालयों में भर्ती हो गई, और कुछ को जो इंग्लिश सीखनी थी वो कोई स्पेशल स्कूल्स में एडमिशन ले लिया उन्होंने। केवल राजेंद्र बाबू अपवाद रहे, तो सिर्फ राजेंद्र बाबू ही एक्सेप्शन में रहे। उनके भारत के प्रथम राष्ट्रपति हो जाने के उपरांत मुझे स्वयं उनकी पौत्रियों के संबंध में चिंता हुई। जब वो पहले राष्ट्रपति बन गए तो लेखिका को उनकी ग्रैंड डॉटर्स के बारे में थोड़ी सी चिंता होने लगी। उनका स्पष्ट उत्तर मिला, महादेवी बहन, दिल्ली मेरी नहीं है, राष्ट्रपति भवन मेरा नहीं है, अहंकार से मेरी पौत्रियों का दिमाग खराब न हो जाए, तुम केवल इसकी चिंता करो। यानी तुम कल ये ध्यान रखो कि देखो मैं राष्ट्रपति तो बन गया हूँ, लेकिन वो अहंकार में ना आ जाए मेरी पौत्रियाँ, तो इसलिए उनका तुम खाली ये चिंता करो कि वो अभी भी सादगी में ही रहे, वे जैसे रहती आई हैं उसी प्रकार रहेंगी। कर्तव्य विलास नहीं कर्मनिष्ठा है, यानी मेरी जो ड्यूटीज़ हैं
वो कोई विलास नहीं है, यानी वहाँ पर मज़े करने के लिए नहीं गया हूँ मैं, वो मेरी कर्मनिष्ठा है, वो वहाँ मुझे काम करने के लिए गया हूँ मैं। मुझे राष्ट्रपति बनाया है तो मज़े के लिए नहीं बनाया, काम करने के लिए बनाया गया है। उनकी सहधर्मिणी में भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। उनकी जो वाइफ थी वो भी वैसी ही रही, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए, परिवर्तन नहीं हुआ। जब राष्ट्रपति भवन में उनके कमरे से संलग्न रसोई घर बनाया गया तब वे दिल्ली गई। तो राष्ट्रपति भवन में जब रसोई बनी तभी वो दिल्ली गई। कौन? उनकी वाइफ। और अंत तक स्वयं भोजन बनाकर सामान्य भारतीय गृहिणी के समान पति, परिवार तथा परिजनों को खिलाने के उपरांत स्वयं अन्न ग्रहण करती थी। यानी कि वहाँ जाने के बाद भी वो अंत तक, यानी जब तक उनकी मतलब वहाँ रहे तब तक उन्होंने भोजन खुद बनाया। और जो सामान्य भारतीय गृहिणी होती है, जो नॉर्मल इंडियन जो हाउसवाइफ होती है, वो पति के, परिवार के और सबको खिलाने के बाद खुद खाना खाती है ना, तो वैसा उन्होंने किया। उस विशाल भवन में यदि अपने अद्भुत आतिथ्य की बात न कहूँ तो कथा अधूरी रह जाएगी। तो जब महादेवी वर्मा वहाँ गई तो उनका जो आतिथ्य हुआ, यानी उनका जो सत्कार हुआ, तो वो कैसा अद्भुत था, उसके बारे में वो नहीं बोलेंगी तो ये संस्मरण अधूरा रह जाएगा। तो बालिकाओं की दादी ने मुझे दिल्ली का आने का विशेष निमंत्रण तो दिया ही, साथ ही प्रयाग से सिरकी से बने 1 दर्जन सूप लाने का भी आदेश दिया। सिरकी से बने 1 दर्जन सूप। ये सिरकी से बने सूप क्या होता है? ये वो अनाज फटकने का एक यंत्र होता है, वो लाने के लिए बोला। उन्होंने बार बार आग्रह किया कि मैं उनके लिए इतना कष्ट अवश्य उठाऊं, क्योंकि उनके फटकने पछोड़ने के लिए सिरकी के सूप बहुत अच्छे होते हैं। तो अनाज साफ़ करने के लिए जो सिरकी के सूप हैं वो अच्छे होते हैं, पर उन्हें कोई लाने वाला ही नहीं मिला। लेकिन वो लाने वाला अभी तक कोई ना मिला नहीं। पुराने ज़माने में अनाज को साफ़ करने के लिए एक यंत्र होता था वो, ठीक है। जब हवा चलती है तो उसको हवा के सामने ना ऐसे अनाज को ऊपर से गिराते हैं उस सिरकी में से, तो उससे उसमें जो हल्के फुल्के जो कचरा होता है वो साफ़ हो जाता है। प्रथम श्रेणी के डब्बे में 12 सूपों को टांगने पर जो दृश्य उपस्थित हुआ, उससे भी अधिक विचित्र दृश्य तब प्रत्यक्ष हुआ जब राष्ट्रपति भवन से आई बड़ी कार पर यह उपहार लादा गया। तो वो प्रथम श्रेणी के डिब्बे में गई थी वहाँ पे, यानी फर्स्ट क्लास वाले डिब्बे में। तो वहाँ पर उसने वो 12 सूप टांगे। वो यंत्र बड़े होते हैं, थाली से थोड़े फिर बड़े होता है। तो जो दृश्य उपस्थित हुआ, जो जैसा सीन बना था, फर्स्ट क्लास में ऐसी चीज़ें लेके जा रहे हैं मिडिल क्लास वाले, मिडिल पे नहीं, अभी तो लोअर क्लास वाले लोग यूज़ करता है। तो अधिक विचित्र दृश्य तब प्रत्यक्ष हुआ, यानी उससे भी ज़्यादा अजीब नज़ारा तब दिखा जब राष्ट्रपति भवन से आई बड़ी गाड़ी पर ये उपहार लादा गया। यानी जब वो बड़ी गाड़ी आई, राष्ट्रपतियों के लिए तो बड़ी गाड़ी आती है, तो जब वो गाड़ी के ऊपर उन्होंने रखा तो और ज़्यादा विचित्र लगने लगा वो। राष्ट्रपति भवन के हर द्वार पर सलाम ठोकने वाले सिपाहियों की आंखें विस्मय से खुली रह गई कि ये क्या लेकर आए हैं, इसमें यानी आश्चर्य से कि ऐसी क्या चीज़ मंगवाई इन्होंने। ऐसी भेंट लेकर कोई अतिथि न कभी वहाँ पहुँचा था न पहुँचेगा, कि ऐसी चीज़ लेकर कोई भी गेस्ट जो है कभी नहीं आया और ना कभी आएगा। पर भवन की तत्कालीन स्वामिनी ने मुझे अंक में भर लिया। उस टाइम पे जो उस भवन की स्वामी थी, उन्होंने उनको अंक में भर लिया, ने उसको अच्छे से इज्जत से बुलाया। राजेंद्र बाबू तथा उनकी सहधर्मिणी यानी उनकी बीवी सप्ताह में 1 दिन अन्न नहीं ग्रहण करती, यानी वीक में 1 दिन वो व्रत रखते थे। संयोग से मैं उनके उपवास के दिन ही पहुंची, तो उस दिन ऐसा हो गया, संयोग हो गया, ऐसी बात हो गई कि वो उपवास के दिन पहुंच गई। अतः उनकी यह जिज्ञासा स्वाभाविक थी कि मैं कैसा भोजन पसंद करूंगी, कि वो पूछ रहे थे। उनकी ये जानने की इच्छा थी, जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा थी कि आखिर आप कैसा खाना खाएगी, तो हम वैसा बनाते हैं। उपवास में भी आतिथेय का साथ देना उचित समझकर मैंने निरन्न भोजन की ही इच्छा प्रकट की कि मुझे बिना अन्न का भोजन ही दीजिए, ठीक है। यानी कि खाना आपको अगर खिलाना ही है तो आप ऐसा खिलाइए जिसमें अन्न ना हो। तो फलाहार के साथ उत्तम खाद्य पदार्थों की कल्पना स्वाभाविक रहती है। तो फलों के साथ में अगर कोई अच्छा खाना मिल जाए, उत्तम यानी अच्छा खाद्य पदार्थ यानी खाने के सामान, तो उसकी कल्पना काफ़ी नॉर्मल रहती है। सामान्यतः हमारा उपवास उन अन्य दिनों के भोजन की अपेक्षा अधिक व्यय साध्य हो जाता है। तो नॉर्मली जब हम उपवास रखते हैं तो उस दिन तो ज़्यादा, जो नॉर्मल दिन जो खाना खाते हैं उसकी तुलना में, अपेक्षा यानी उसकी तुलना में अधिक खर्चीला हो जाता है। यानी हम उपवास वाला खाना ज़्यादा महंगा होता है, क्योंकि उस दिन हम भांति भांति के फल, अलग अलग तरह के फल खाते हैं, मेवे खाते हैं, मिष्ठान खाते हैं, आदि एकत्र कर लेते हैं, वो सब जमा कर लेते हैं। मुझे आज भी वह संध्या नहीं भूलती जब भारत के प्रथम राष्ट्रपति को मैंने सामान्य आसन पर बैठकर दिन भर के उपवास के उपरांत केवल कुछ उबले आलू खाकर पलायन करते देखा।
यानी उन्होंने उपवास कैसे तोड़ा, परायण करना है, उपवास तोड़ना, उपवास खोलना, खाली उबले आलू खाकर उन्होंने अपना उपवास तोड़ा था। मुझे भी वही खाते देखकर उनकी दृष्टि में संतोष और ओठों पर बालकों जैसी सरल हंसी छलक उठी। यानी कि जब वो महादेवी वर्मा भी जब वो आलू खाने लगी तो उनकी आंखों में संतोष दिखा, सेटिस्फैक्शन दिखा, और उनके होठों पर बच्चों के जैसी एक सरल हंसी जो है वो दिखी। जीवन मूल्यों की परख करने वाली दृष्टि के कारण उन्हें देश रत्न की उपाधि मिली, इसलिए उन्हें भारत का रत्न बोलता है। और मन की सरल स्वच्छता ने उन्हें अजात शत्रु बना दिया। अजात शत्रु यानी अच्छा, उनका कोई शत्रु नहीं था, उनकी मन इतना सरल था ना कि उनका कोई दुश्मन बना ही नहीं, इतने अच्छे इंसान थे वो। अनेक बार प्रश्न उठता है, कई बार ये सवाल आता है, क्या वह सांचा टूट गया जिसमें ऐसे कठिन कोमल चरित्र ढलते थे? कि आखिर क्या वो सांचा मतलब कुछ बनाने का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसमें से ऐसे जो कोमल जो हैं, कोमल यानी इतने प्यारे कैरेक्टर जो बनते थे, तो इतनी प्यारी आत्मा, इतने प्यारे इंसान जो बनते थे पहले, क्या वो सांचा टूट गया है? क्या वैसे इंसान नहीं बन सकते क्या? चलिए होमवर्क की बात कर लेते हैं। शब्द संचार करना है आपको, मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करना है, फिर संजाल पूर्ण करो। ये कृति में जानकारी लिखनी है, चेहरे का वर्णन दिया है, वो उत्तर लिखने हैं, उनकी पोशाक कैसी थी यहाँ पे, उनमें राजेंद्र बाबू की पत्नी के गुण लिखने हैं, फिर प्रत्यय और मूल शब्द को अलग करके लिखना है, अगर कुछ डाउट आए तो बताना। इसमें उपसर्ग को प्रत्यय युक्त बनाकर शब्द लिखना है, आवश्यक का ऐसे इधर एक प्रत्यय बना लो और इधर पे उपसर्ग लगा के शब्द बना लो, ऐसे इनको सबको ख़त्म करना है। फिर सादा जीवन उच्च विचार पर अपने विचार लिखने हैं, कम से कम 12 से 15 लाइन लिखना, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अगले चैप्टर में, बाय बाय।